नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन स्टॉप नर्सिंग सोल्यूशन। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 जो कि है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी, और जिसमें हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो कि है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में रोल और फंक्शन क्या होता है। तो एक इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी में रह रहा है, इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन है कि इस सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, कल्चर है, इसकी मोरालिटी हैं, मोर्स हैं, कस्टम हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके इस सोसाइटी का एक पार्ट बनना और इस सोसाइटी में रहते हुए अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक रोल बनाना। ये इस पर्सन का एक काम है, यही इसका रोल है और यही चीज़ें और यही इसका फंक्शन है इस पर्सन का। लेकिन पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब ये पर्सन इन सारे रूल्स को, नॉर्म्स को और कल्चर को, कस्टम को, मोर्स को नहीं फॉलो कर पाता है और इस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाता और धीरे धीरे खुद को इस सोसाइटी से अलग करने लगता है, तो ये जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं हम पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन in which an individual fails to adjust with social values, norms and expectation leading to disturbed behavior। disturbed behavior क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गया इमोशनल डिसेबिलिटी, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। हम बात कर रहे थे कि डिस्टर्ब बिहेवियर क्या होता है, इमोशनल डिसेबिलिटी, पुअर सोशल एडजस्टमेंट। मतलब ये जो पर्सन का अगर आप मेंटल हेल्थ देखेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, पुअर सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी से एडजस्ट नहीं कर पाता है, पुअर सोशल रिलेशनशिप्स, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, खुद को अलग करके रखेगा, डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये डिस्टर्ब बिहेवियर हैं। ये इस पर्सन में धीरे धीरे करके आने लगेंगी जब ये क्या फेल टू एडजस्ट विद सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म सोशल रोल्स एंड इफेक्टिवली। ये मैंने पहले ही बताया कि वो सोसाइटी में इस पर्सन का भी जो भी ये रोल रहेगा वो अब उसको नहीं फॉलो कर पाएगा, वो नहीं अपना कर पाएगा और सोसाइटी फेल हो जाएगा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने में। इट अकर्स व्हेन पर्सन कैन नॉट कोप विथ लाइफ सिचुएशन, सोशल प्रेशर, पर्सनल प्रॉब्लम। बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि जब ये इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाता है। आगे हम एक एक करके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यही सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, इम्बैलेंस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अभी हमने बात की थी कि किस तरह से इनका बिहेवियर चेंज होगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, सोशली डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, अलग कर लेगा खुद को, डिसीजन नहीं अपने लाइफ में ले पाएगा। अब अलग अलग हम सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन से देखते हैं उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले इलियट एंड मेरिल, इन्होंने क्या बोला पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विच डेविएट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है जिसके कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। ये पर्सन क्या करेगा, ये डेविएट्स, इसको फॉलो नहीं करेगा, ये अपने ही रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, उसको ही फॉलो करेगा। ये जो सेट रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको नहीं फॉलो करेगा। और यही प्रोसेस को इलियट एंड मेरिल ने क्या बोला, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब E.R. मोरर ये क्या बोलते हैं कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि ये जो पर्सन है ये चाहता तो है पर ये कर नहीं पा रहा है इन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में जो सोसाइटी के हैं। एडजस्ट इंडिविजुअल टू एडजस्ट प्रॉपरली विथ सिचुएशन एंड परफॉर्म हिज रोल्स। कुछ तो रीज़न है इसका, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके लाइफ में जिस वजह से इनको ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहा सोसाइटी में, और इस प्रोसेस को E.R. मोरर ने बोला पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्या रीजन्स है जिनकी वजह से एक
पर्सन का पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले तो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये क्या करती हैं, एक पर्सन में स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करती हैं। पॉवर्टी अगर कोई एक पर्सन जो पुअर है वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉय है तो उसकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो पर्सन अपना डिसीजन मेकिंग नहीं, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्या कॉज करेंगी, उस पर्सन में स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करेंगी, जिस वजह से वो पर्सन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उस पर्सन में धीरे धीरे इरेगुलर बिहेवियर कॉज करेंगी और एट द एंड वो पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम एग्जाम्पल जैसे कि ब्रोकन फैमिलीज, डाइवोर्स, डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें एक पर्सन में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती है और इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करती है। जब ये सारी प्रॉब्लम एक पर्सन के साथ होता है तो वो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहता है और उसका जो मेंटल पीस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो धीरे धीरे उस पर्सन में स्ट्रेस कॉज करेगा, एंजाइटी कॉज करेगा, इमोशनल प्रॉब्लम कॉज करेगा और वो धीरे धीरे उसके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाएगी और उसका बिहेवियर वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस लाइक रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन। ये सारी क्या चीज़ें करती हैं, ये रैपिड वैल्यूज़ एंड रूल्स इन सब चीज़ों को चेंज करती है और ये जो पर्सन रहता है वो इतनी जल्दी सारे ये बदलते रूल्स को वो अपना नहीं पाता है और वो एडजस्ट नहीं कर पाता इन सब चीज़ों में। एक तरह से यहाँ पे पर्सनल मॉल अडाप्टेशन होता है, अडॉप्ट नहीं कर पाता पर्सन इन सारी चीज़ों को इतनी फास्टली और ये सारी चीज़ें भी एट लास्ट इन सारी चीज़ों से इस पर्सन को दूर करेगी और उसे डिसऑर्गेनाइज्ड बनाएगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें कई सारे रीज़न की वजह से आ सकता है। ये जैसे हमने देखा ये सारे रीज़न भी रिस्पॉन्सिबल है एक पर्सन में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए और ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्सन में होगी तो वो अनेबल हो जाएगा अपने रोल्स को और अपने फंक्शन को अच्छे से प्ले करने में और ये चीज़ें एट लास्ट क्या कॉज करेंगी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम। किसी को कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें भी क्या कॉज करेंगी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल डिसेबिलिटी और ये क्या कॉज करेंगी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट लाइक आइसोलेशन, एब्सेंस ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप। अगर एक कोई पर्सन है जो चाहता तो है उस सोसाइटी का पार्ट होना बट वो सोसाइटी ही उसको सपोर्ट नहीं देती है, उसको अपनी सोसाइटी से अलग करके रखती है, तो ये पर्सन इसमें कैसे एडजस्ट हो पाएगा और अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसको हम भी तो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है ट्रबल। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है जिसके रिसेंटली इसकी फैमिली में किसी एक मेंबर की डेथ हुई है। मान लीजिए हेड ऑफ फैमिली की डेथ हुई है, इसकी डेथ हो गई है। तो वो टाइम जब इस पर्सन की डेथ हो गई तो वो स्टेज कहलाएगी ट्रबल। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग सिचुएशन। जब इस फैमिली मेम्बर की डेथ होगी, ये हेड था तो इसका क्या काम था, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अब अगर इसकी डेथ हो गई है तो इनको अपने रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्राइसिस। अब धीरे धीरे जब इसकी ये पर्सन में धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये पर्सन हो सकता है धीरे धीरे डिप्रेशन में जाए। डिप्रेशन में जब जाएगा तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो क्राइसिस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बिकम सीवियर एंड द पर्सन फील कंफ्यूज्ड एंड स्ट्रेस। इसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है इस स्टेज में। डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि दिस इंडिविजुअल फेल्स टू कोप विथ सिचुएशन एंड नॉर्मल बिहेवियर। अब ये पर्सन क्योंकि डिप्रेशन में है तो ये खुद को आइसोलेट कर लेगा, इसका जो फंक्शन है वो उसको नहीं करेगा, तो इस तरह से इसकी जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया स्टेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, कि ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन से हो क्या रहा है। सबसे पहला तो मेंटल स्ट्रेस एंड एनजाइटी, से पहले भी हमने देखा था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब की वजह से उस पर्सन का जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा था, उसको स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है एंटी सोशल बिहेवियर। अगर एक पर्सन जो खुद को एक सोसाइटी में अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका जो बिहेवियर है हो सकता है कि उस सोसाइटी से एंटी हो जाए, जिसे बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। अगर इसके कुछ एग्जांपल लें, जैसे चोरी करना, अब्यूजिंग हो गया, मार पीट करना, ये सारी बिहेवियर एंटी सोशल बिहेवियर कहलाती हैं। नेक्स्ट है पुअर सोशल रिलेशनशिप। अगर एक पर्सन जो कि सोसाइटी में खुद को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, खुद को अलग कर लेगा और वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा और इसकी जो रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप्स, वो वीक हो जाएंगी क्योंकि ये किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू परफॉर्म सोशल रोल्स में एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि पेरेंट्स हैं, चाइल्ड है या फिर कलीग हैं। ये सारे जो रोल्स होते हैं सोशल रोल्स, अब क्योंकि ये खुद को उससे आइसोलेट कर लिया है, इसके ये सारे रिलेशनशिप ये सारे पुअर हो चुके हैं, तो ये अपने रोल को भी नहीं अच्छे से प्ले कर पाएगा। ये सारे जो एक तरह से इफ़ेक्ट है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की, इस वजह से उस पर्सन में क्या चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्सेज। अगर हमें कोई एक पेशेंट मिलता है जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ पे एक नर्स का क्या रोल है। सबसे पहला जो नर्स का रोल होता है वो उस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि वो पर्सन जो कि पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड है वो इमोशनली अनस्टेबल होता है। तो वहाँ पर नर्स का क्या काम होता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसकी काउंसलिंग करना, उसको तरीके बताना कि किस तरीके से वो इन सारी सिचुएशन से निकल सकता है, कैसे वो एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी से। ये सारी चीज़ें उस पेशेंट को बताना, ये एक नर्स का काम होता है। हेल्प पेशेंट अडॉप्ट टू इलनेस एंड स्ट्रेस। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि कई सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी इलनेस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज़ में, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में। और कोई पर्सन जिसको कोई क्रोनिक इलनेस है, वहाँ पे नर्स का क्या काम होता है, उस पर्सन को हेल्प करना उस इलनेस से बचने में, और उस ड्यूरेशन में जब अपना ट्रीटमेंट ले रहा है उसकी काउंसलिंग करना, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम किसका होता है, नर्स का होता है। नेक्स्ट है प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ये भी एक नर्स का रोल होता है कि लोगों को अवेयर करना इन सारी प्रॉब्लम को, जो भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन है और सारी मेंटल प्रॉब्लम, ये सोसाइटी में जा कर के लोगों को बताना कि जैसे कि फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम होती हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो सोसाइटी में अपना जो है हेल्दी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है हर एक पर्सन का मेंटली हेल्दी होना, ताकि वो सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बन सके और हेल्प करे इस सोसाइटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इंक्रीज फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि फैमिली जो होती है, जो कम्युनिटी होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सन को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो ये हो गया रोल ऑफ नर्स, कि कैसे एक पेशेंट अगर उसने आइडेंटिफाई किया है कि वो उसमें पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखा जा रहा है तो कैसे वो एक पेशेंट को हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल ग्रुप।